हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और पहला कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ दूं, फिर मैं इसको समझाऊंगी आपको। ए कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट गिव्स इन द सेक्शन 10 of the Contract Act 1872 is a valid contract. However, if any essential element is missing, the contract may be illegal, void or voidable. देखिए, ये जो कह रहा है सेक्शन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैध संविदा क्या होती है। तो वो संविदा जो धारा 10 की सारी शर्तों को पूरा करती हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो धारा 10 में क्या क्या दिया हुआ है ये आपको मैं पहले डिस्कस कर चुकी, फिर एक बार याद दिला दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो कैसा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं किया होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, लॉफुल कंसिडरेशन होगा और पर्सन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर सेक्शन 10 की किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वो अगर कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है किसका, सेक्शन 10 का जो आपको बताया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, इलीगल हो सकता है, वाइड हो सकता है और वाइडेबल। इसका मतलब वो संविदा शून्य हो सकती है, शून्य करनी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है। दूसरा जो आपको बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वाइड एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। वो करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है वो शून्य करार कहलाता है। ये शुरू से ही क्या होता है, एब इनिशियो, इसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग से ही वो क्या होता है, पूरी तरीके से वाइड होता है और इसको किसी भी तरीके से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड माना जाएगा। आपको याद होगा एक केस बताया गया है, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अगर केस के फैक्ट नहीं याद आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जजमेंट बता दें। मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या हुआ था, 3 कैरेक्टर आपको बताए गए थे, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, ब्रह्मोदत्त, केदारनाथ, मोहरी बीबी और धर्मोदास घोष, जिसके से वजह से केस आया। तो हुआ क्या था कि धर्मोदास घोष गए किसके पास, ब्रह्मोदत्त के पास गए थे और ब्रह्मोदत्त से अपनी जमीन मॉर्गेज में रखवाई कि मेरी जमीन मॉर्गेज रख लीजिए और मुझे इतना अमाउंट दे दीजिए। उसके बाद जब ये, क्योंकि ब्रह्मोदत्त अपना काम खुद नहीं करते थे, उनका काम उनका एजेंट कौन करता था, केदारनाथ। जब ये डीड लिखी जाने वाली थी उसी समय केदारनाथ को ये बात पता चल गई कि धर्मोदास घोष माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है। उन्होंने ब्रह्मोदत्त को ये बात बताई कि वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी ब्रह्मोदत्त ने क्या किया, जमीन मॉर्गेज रख ली और उनको अमाउंट पे कर दिया। जब धर्मोदास घोष की मदर को बात पता चली तो वो कोर्ट गई और कोर्ट में क्या कहा गया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड होता है और पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया गया, इस डीड को कैंसिल कर दिया गया और वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये केस जब ये हार गए ब्रह्मोदत्त तो कोर्ट में गए और अपील में गए। जब हम किसी केस को हार जाते हैं तो हम अपील में जाते हैं। तो जब अपील में गए तो उस समय उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका स्थान उनकी विधवा पत्नी मोहरी बीबी ने ले लिया था। अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती है और वो प्लेस केस में ले सकती है। अगर वाइफ ना होती तो उसके घर के कोई भी गार्जियन या कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता कि मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं वो भी केस फाइल कर सकता है। तो मोहरी बीबी उसकी वाइफ थी, कोर्ट में गई, इंटेलिजेंट लेडी थी, बोली कि पहले विडो होने का फेवर रखा कि मैं विडो लेडी हूं और अगर विडो को उसका अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट दिलवा दिया जाए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो मुझे काफी हेल्प हो जाएगी। कोर्ट ने उनकी इस बात को भी नहीं सुना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शंस का एग्जाम्पल दिया जहां पर कोर्ट के पास एक डिस्कशनरी पावर होती है कि कोर्ट चाहे तो माइनर के द्वारा लिए गए मनी को वापस दिलवा सकता है। कोर्ट ने उस भी इनकी बातों को नहीं सुना, ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इनके सेक्शंस को सुना। कोर्ट ने केवल एक ही बात में कहा, द पर्सन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट बी क्लीन हैंडेड। जो व्यक्ति न्यायालय में आए उसके स्वयं के हाथ स्वच्छ होने चाहिए। इसका मतलब, हाथ स्वच्छ का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन का कंडक्ट ऑफ बिहेवियर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मोदत्त को बात पहले से ही पता थी कि वो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है,
फिर भी उन्होंने क्या किया था, उस डीड को किया। तो कोर्ट ने मौरी बीबी की इस दलील को, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड होता है, एब इनिशियो होता है इन द बिगनिंग। और यहाँ पर इस केस के द्वारा इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया गया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा या वाइडेबल। तो यहाँ पर इस केस ने इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड माना जाएगा। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड बात हम बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं वाइड, आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। शून्य संविदा क्या होगी। देखिए, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वो बनते हैं उस समय वो इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनके कारण उनको प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता है, जिनको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कॉन्ट्रैक्ट बनते समय तो कुछ और था और बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य संविदा कर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब दो देशों मित्र देश थे तो उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए कि हम इस कामों को करेंगे और बाद में उनमें किसी वजह से आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बनते समय तो वो क्या थे, इन्फोर्सेबल थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस के कारण उन कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है। अब आपको जो फोर्थ बताने जा रहे हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ at the option of one party but not at the option of other party is a voidable contract. This happens when the essential element of free consent in a contract is missing. तो शून्यकर्णी संविदा क्या होती है, वो करार जो एक पक्षकार चाहता है विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो, लेकिन दूसरा पक्षकार उस करार को प्रवर्तनीय नहीं करना चाहता है। आपकी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, एक पक्षकार चाहता है कि एग्रीमेंट पूरा किया जाए, लेकिन दूसरा पक्षकार उसको पूरा करना नहीं चाहता है, ना ही उसको इन्फोर्स करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी संविदा को क्या कहते हैं, शून्यकर्णी संविदा कहते हैं। आपको क्या मान सकते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्यकर्णी संविदा होती है जब एक पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो और दूसरी पार्टी चाहती है कि उसको पूरा नहीं किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, शून्यकर्णी संविदा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें सेक्शन 10 के सभी एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं, लेकिन सेक्शन 10 का एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो फ्री कंसेंट है, वो मिसिंग रहता है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, आपको सेक्शन 14 में मैंने बताया है कि वो कंसेंट जो पहले सेक्शन 13 बता दूं आपको, सेक्शन 13 का मतलब होता है कंसेंट मीटिंग ऑफ माइंड्स, जहां दोनों लोगों एक ही जैसी सोच रखते हो वहां कंसेंट है। फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें शामिल नहीं है, तो सेक्शन 14 बताता है कि अगर कंसेंट, फ्री कंसेंट कैसे ली गई हो, कोअर्जन से, मिस्टेक से और आपके अंडर इन्फ्लुएंस से, इन सब चीजों के द्वारा ली गई हो, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक पार्टी तो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो और दूसरी पार्टी उसे नहीं पूरा करना चाहती है, क्योंकि सेक्शन 10 के सभी एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन केवल उसमें फ्री कंसेंट मौजूद नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब आपको वाइड एग्रीमेंट बताने जा रहे हैं, शून्य करार। तो वाइड एग्रीमेंट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वाइड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है। तो पहली लाइन आपको बता दें, एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी, तो वो करार जो अक्षम व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। तो इनकॉम्पिटेंट पार्टी कौन है, आपको पहली बात, माइनर, अनसाउंड माइंड और वो व्यक्ति जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर किए गए हों, वो इनकॉम्पिटेंट पार्टी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज, एग्रीमेंट मेड अंडर ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20। तो धारा 20 में म्यूचुअल सहमत, मतलब ऐसा करार बन गया है जो पारस्परिक सहमति थी, भूल के कारण बन गया है, तो वो भी वाइड एग्रीमेंट में आएगा। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला, जिस समय वो अपने घर से निकला तो उसका घोड़ा पूरी तरीके से हेल्दी था। वो अपने फ्रेंड के पास गया और बोला कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ और मैं अपने घोड़े का रेट 10,000 रुपये बता रहा हूँ। तो अब जिस समय वो निकला था उस समय उसका घोड़ा हेल्दी था, तो उसके फ्रेंड आया कि हाँ मैं 10,000 रुपये में उस घोड़े को खरीदने को तैयार हूँ। वो जब घर पे गया तो वो उस घोड़े की डेथ हो गई। तो यहाँ क्या है, दोनों पक्षकारों को नहीं पता था कि किसी व्यक्ति जो एक जिस चीज को खरीदने या बेचने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से शून्य करार माना जाएगा, दोनों पक्षकारों की तरफ से भूल की गई है।
थर्ड चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एग्रीमेंट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, सेक्शन 23। तो पहले आपको सेक्शन मैंने 11 बताया, फिर 20 बताया, फिर 23 बताने जा रहे हैं कि ऐसे करार जिनमें प्रतिफल का उद्देश्य क्या होता है, विधि विरुद्ध होता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पूरी तरीके से अनलॉफुल है, वो भी वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, जैसा कि सेक्शन 23 में बताया गया है। अब आपको जो फोर्थ पॉइंट बताने जा रहे हैं, एग्रीमेंट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स। तो सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई करार ऐसा है जिसका प्रतिफल या उसका कोई भी उद्देश्य क्या है वो अनलॉफुल है, तो ये सब चीजें क्या मानी जाएंगी, वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे। आपको सिंपल सी बात बता दें, अगर आप वॉइड एग्रीमेंट के बारे में देखेंगे, सेक्शन 24 से लेकर 30 तक जितने भी एग्रीमेंट है वॉइड एग्रीमेंट है। एक दो सेक्शन जो आपको मैंने अलग से बताया वो भी वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर सेक्शन 25 देखें, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, अगर कोई करार बिना प्रतिफल के बनाया गया है वो भी शून्य होता है, सेक्शन 25 बोलता है। लेकिन आपको इसका एक्सेप्शन भी बताया गया है कि बिना वाइड एग्रीमेंट सेक्शन 25 बोल रहा है, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शंस वो अलग से प्रोवाइड कर रहा है। सेक्शन 26 आप देखिए, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर हम विवाह करने पर रोक लगाते हैं धारा 26 में, अगर हम ट्रेड करने पर रोक लगाते हैं 27 में, अगर हम लीगल प्रोसीडिंग पे रोक लगाते हैं, ये सारे के सारे एग्रीमेंट पूरी तरीके से वाइड माने जाएंगे। और एक आपको 29 याद आ रहा होगा कि ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं होता है वो भी वाइड माने जाते हैं, जैसा कि सेक्शन 29 में बताया गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक बार बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ए ने बी को कहा कि मैं आपको 100 लीटर तेल बेचूंगा, लेकिन ये नहीं बता रहा उसका पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे एग्रीमेंट जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं हो रहा है वो पूरी तरीके से वाइड माने जाएंगे। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजिंग के एग्रीमेंट जो होते हैं पूरी तरीके से वाइड होते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन दिया हुआ है बुक में। क्या दिया हुआ है कि अगर कोई गवर्नमेंट हॉर्स राइडिंग करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इस तरह का हॉर्स राइडिंग का करवा रही है, कंपटीशन करवा रही है, और उसमें एक प्राइज मनी का अमाउंट 50 रुपीज से लेकर 500 रुपीज तक रख रही है, या फिर कोई शील्ड रख रही है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल चीजों पे बेस्ड होते हैं, वो भी पूरी तरीके से वाइड माने जाएंगे। और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगर हम कहें कि हम इम्पॉसिबल एक्ट करेंगे, सेक्शन 56 कहता है और ए ने बी से कहा कि हम मैजिक से मनी का पता लगाएंगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है जिससे मनी का पता लगाया जा सके, ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। सेक्शन 56 में ये आपको मैंने बात बताई। सेक्शन 57 में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पूरी तरीके से वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको सेक्शंस बताए, 24 से लेके 30 तक मैंने कुछ बताए, कुछ मैंने 11 में बताया, आपको 56 बताया है, 57 में बताया। ये सारे सेक्शंस क्या माने जाते हैं, वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में माने जाएंगे। अब आपको फिफ्थ पढ़ाना है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, एक संविदा जो विधि के नियमों के विपरीत होती है, उसे हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में मानेंगे। आज आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ाई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, वाइड एग्रीमेंट पढ़ाया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया। तो अब आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये पांचों चीजें आप मेंशन करेंगे तब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। अब आपको पांचों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, आप इसको लर्न कर लेंगे ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि वैलिड चीजें क्या है, वाइड चीजें क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वाइडेबल क्या है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब आज कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश किया। आप नेक्स्ट टॉपिक में जो भी पढ़ना चाहते होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे जाकर आप देख सकते हैं। आपको कुछ लोगों को कभी कभी ये कंप्लेन आती है कि कुछ हमने उनको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप जितना भी मैं लेक्चर बोल रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो आप सारे के सारे मटेरियल्स को जो मैंने कीवर्ड्स आपको समझाए हैं वो कीवर्ड्स वहां पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आप वहां से उसको आप लिखकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, अपने किसी तरीके से आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।